नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिली जिलेटिन की रॉड, जांच में जुटी बम डिस्पोजल की टीम। मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित। गुजरात में एसआईआर के दौरान महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर मौत, एक दिन पहले बीएलओ ने किया था सुसाइड। स्पाइडरमैन के स्टाइल में घर में घुसा चोर, करीब 45 लाख का माल लेकर चंपत। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नालंदा जिले में एनडीए की जीत का जश्न लगातार जारी है। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने के पीछे राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में श्रवण कुमार को चौथी बार शामिल होने और सरकार गठन की खुशी में नालंदा के आस्थावा विधानसभा क्षेत्र में जदयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिनयन कुमार और ग्रामीण महिलाओं ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। 10,000 का लाभ मिला हमें आगे बढ़ने के लिए और हम लोग को अच्छा लगा कि सरकार हमें आगे बढ़ने के लिए, मुझे आगे कदम उठाने के लिए हमारी मदद की और आगे भी उम्मीद है जैसे हम लोग सरकार के आगे बढ़ाए हैं तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग के भी जो वादा किए हैं सरकार 2-2 लाख रुपए का हम लोग के बीच मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब महिला अपना बिजनेस रोजगार कर सकते हैं, उससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कि आगे हमको दिए हैं तो हम वही चलते दिए 10,000 के पाए ना, हम उसी चलते हम फिर अगला बार भी खुद जिताएं कि कोई फायदा हुआ हमको आगे दिए तो आगे भी देंगे फायदा। नीतीश कुमार के यही फायदा है कि हमको बाल बच्चा पढ़ेंगे, उसमें करेंगे कुछ हमको मदद, यही चलते उनको बैठा हैं, बोले उनको बढ़ाएं आगे हम, हमको मदद मिला करके जो है कि नालंदा जिला के सातों विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ साथ जो है आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी को चौथी बार मंत्री बनाए जाने की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिहार में खास करके जो 50% लगभग जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और सरकार को बनाने में वो भागीदारी बने, अहम भूमिका निभाएं और आगे भी जो हमारे एनडीए सरकार है खास करके जितने भी पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत से जीते हैं, इसी के उपलक्ष्य में जो है आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और आगे भी हमें एनडीए सरकार से खास करके जितने भी जनता जनार्दन कार्यकर्ता हैं सभी लोग खुश हैं और इसी खुशी को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरकार बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। सभी मंत्रियों को उनका विभाग अब मिल गया है। धीरे धीरे सभी मंत्री अपना विभाग संभालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने भी अपना पदभार संभाला। श्रेयसी सिंह को नीतीश कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय मिला है। श्रेयसी सिंह ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। पदभार संभालते हुए श्रेयसी सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विभाग में? निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार फिर काम करना है। चुनौतियां भी देखती हैं क्या? निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्ड वर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। जिला समाहरणालय के सामने महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। केंद्र साथ ही बिहार सरकार पर वोट चोरी और 10,000 नोट महिलाओं को देकर सरकार बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान राजश्री किरण ने कहा कि मिथिलांचल की धरती से जनता की आवाज आज निकल चुकी है और एनडीए सरकार को खामियाजा भुगतना होगा। साथ ही चुनाव आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयुक्त चुनाव में काम कर रहे हैं।
कटिहार आबादपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पड़ोसियों के तंज और दोस्तों के तंज की बातें सुनकर एक पति को इतना विचलित महसूस हुआ कि उसने अपनी पत्नी की जो हत्या है वो गला रेत कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि पति को ये शक था कि मैं काला हूं तो मेरा बेटा गोरा कैसे पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी गांव का रहने वाला सुकुमार दास 3 महीने पहले दूसरी बार पिता बना था। पहले बेटा गोरा नहीं था और सुकुमार भी सांवले रंग का है, लेकिन दूसरा बेटा बिल्कुल गोरा पैदा हुआ। इसी बात ने उसके मन में शक की आग लगा दी। गांव के कुछ लोग जो है वो भी तंज कसते हुए कहते थे कि तू तो काला है, तेरे घर पे गोरा बच्चा कैसे पैदा हो गया। इसके बाद सुकुमार पत्नी मौसमी दास के चरित्र पर शक करने लगा और आए दिन उससे झगड़ा करता रहता था। मौसमी बार बार कहती रही कि बच्चा उसी का है, लेकिन पति का शक जो है वो खत्म नहीं हुआ। लगातार कलह के बाद मौसमी अपने पिता षष्ठी दास को बुलाकर मायके नारायणपुर गांव चली गई। करीब 3 महीने तक दोनों के बीच लड़ाई और तनाव जारी रहा। सुकुमार पत्नी को समझाने के बहाने ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने भी उसे समझाने की कोशिश की और रात में सब खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन आधी रात को सुकुमार ने ये खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आई तो घर वालों ने दरवाजा खोलकर अंदर का मंजर देखा और सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसमी खून से लथपथ हालत में मृत पड़ी हुई दिखाई दी थी। गले पर गहरे वार थे और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। एक नहीं बल्कि शरीर के 4 जगह पर चाकू गोदने के निशान मिले हैं। आरोपी पति फरार हो चुका है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मृतका के पिता के बयान पर सनकी दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार नजर आ रहा है। घटना से गाँव में मातम और दहशत दोनों का माहौल बना हुआ है। नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ भी ले ली, लेकिन अब विभाग के बंटवारा होते ही पदभार का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। जहां गया पंचायती राज विभाग से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया। जिम्मेदारी उन्होंने ली। कहा कि नीतीश जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। दीपक प्रकाश ने क्या कहा पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद दीपक प्रकाश और किस वजह से चर्चा में बने हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बयान सुनिए। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम सब संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। जी, तो आप दीपक प्रकाश को सुन रहे थे। दीपक प्रकाश को इस समय उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के तौर पर तो जाना जा ही रहा है, मगर इसके अलावा चर्चा ये भी है कि कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश 14 तारीख यानी काउंटिंग के दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बने हुए थे। शाहबाद इलाके की एक विधानसभा क्षेत्र में वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मतगणना अभिकर्ता बने थे। बजाप्ता निर्वाची पदाधिकारी ने इस संबंध में पहचान पत्र जारी किया था। अब वो पहचान पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि राष्ट्रीय समाचार नहीं करता है। इस घटनाक्रम के अलावा दीपक प्रकाश इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा। ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर इन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद पर रखा जाएगा। सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां सभी ने बहुत जोशो और खुशी से उनका स्वागत किया। अपने बयान में सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। हम बिहार में सुशासन स्थापित करने और अपराधियों को राज्य से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सम्राट चौधरी ने बयान में और क्या कहा सुनाते हैं आपको, सुनिए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो इसकी चिंता करते रहना।
और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही है। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्मिक फेडरेशन के संयुक्त उपक्रम द्वारा सीनटेक्स सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन आज से शुरू हो चुका है। ये सीटेक्स श्रृंखला का 12वां प्रदर्शन है, जिसे सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को ग्लोबल लेवल पर नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। चैम्बर के अध्यक्ष निखिल मदारसी ने यह कहा कि इस एक्सपो में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मशीनरी की नवीनतम सुविधाएं प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के लिए ग्लास फाइबर मशीन पहली बार भारत में यहीं लॉन्च की जाएगी। ये मशीन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑटोमोबाइल, रेलवे ट्रैक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला मल्टीपर्पज फैब्रिक तैयार करती है। इस मामले पर SGCCI उप प्रमुख अशोक जिरावाला से बात की राष्ट्रीय समाचार ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अशोक जिरावाला, SGCCI वाइस प्रेसिडेंट। अशोक जी, आज क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ ये जो एग्जीबिशन है, ये नवीनतम टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन है। उसमें मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एग्जीबिटर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। आज सूरत सबसे ज्यादा गारमेंट का हब बनने जा रहा है। तभी हाई स्पीड मशीनरी का ये एग्जीबिशन है, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड ये एग्जीबिशन है। उसके जरिए उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आएगी, क्योंकि जो 800 की स्पीड में मशीन चल रहा था वो अभी 1200 की स्पीड पे चलेगा। मतलब हाईली टेक्नोलॉजी मशीनरी का ये एग्जीबिशन है। उसमें सारे जो टेक्सटाइल के उद्योगकार है उसमें ये शामिल हुए। लागत और मुनाफे की बात की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? ये मशीनरी अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 15 से 20% का मुनाफा होने वाला है, क्योंकि सस्टेनेबल होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो मैन पावर भी कम रहेगा और मैन पावर को हम ज्यादा पैसा भी दे पाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे सूरत की बात करूं तो 20% मैन पावर कम है। तो ये स्पीड जो हाई स्पीड मशीन है उसमें इसको बेनिफिट मिलने वाला है। भारत की है, अभी जो टेक्नोलॉजी है पूरी बाहर की है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं बढ़ रही है वही टेक्नोलॉजी का यह एग्जीबिशन है। अभी आत्मनिर्भर, इसके बाद आने वाले दिनों में ये सब R&D में है और मेरे ख्याल से भारत उसमें भी आगे इम्प्रूव करेगा। थैंक यू। गुजरात और प्रोग्रेसिव गुजरात की बातों के बीच साबरकांठा की म्यूनिसिपैलिटीज मुश्किल में आ गई है। जिले की ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज के पास बिजली के बिल भरने के लिए भी पैसे खत्म हो गए हैं। म्यूनिसिपैलिटीज पर UGVCL का लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने बकाया बिल की रकम UGVCL को लोन के तौर पर दी थी। लेकिन जिले की जिन म्यूनिसिपैलिटीज ने अपनी इनकम और टैक्स के मुकाबले बिजली के बिल नहीं चुकाए, वो अब सरकार को अपने लोन की किश्तें चुकाने में भी कंगाल दिख रही है। इस वजह से सरकार ने लोन की रकम सख्ती से वसूलनी शुरू कर दी है और अब से दी जाने वाली ग्रांट की रकम में से लोन की रकम काटने का फैसला किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और नेताओं में गुस्सा है। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ एक तौर पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले का विरोध जता रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा जिले की नगर पालिकाओं को बिजली बिल के भुगतान के लिए दिए गए लोन की रकम आज तक भुगतान जो है वो किया जा चुका है, लेकिन अब नगर पालिका में कुछ भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट है। खासकर अगर लोन की रकम राज्य सरकार द्वारा दिए गए ग्रांट से काट ली जाती है तो नगर पालिका के शहरी इलाकों में विकास के कामों में समस्या और बढ़ जाएगी। साथ ही ये भी सच है कि आज भी नगर पालिका इलाके में ज्यादातर इलाकों में सड़क, सीवर, लाइट सभी समेत जितने भी अन्य सुविधाएं हैं
उनसे जो स्थानीय लोग हैं वो जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्थानीय लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है सुविधाएं। तो ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए ग्रांट से लोन की रकम काटने के फैसले के खिलाफ नगर पालिका में भ्रष्टाचार समेत मिसमैनेजमेंट के खिलाफ सही जांच की मांग जो है वो की गई है, ऐसा कांग्रेस के नेता का कहना है। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, साबरकांठा जिला अध्यक्ष कांग्रेस रामभाई सोलंकी का बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। पालिकाएं है, उन लोगों ने अपनी गरीबी को बताकर गुजरात सरकार से जो अपनी लाइट बिल तक नहीं भर सकते थे, उनके अनगढ़ वहीवट और भ्रष्टाचार के बावजूद ये लोग अपना लाइट बिल जो नहीं भर सकते थे, इसलिए लोन लेने का फैसला किया और राज्य सरकार ने उसको लोन दिया। लोन देने के बाद ये लोग 1 साल तक लोन का हफ्ता जो किस्त जो आती है वो भी नहीं भर सके। तो गुजरात सरकार ने क्या किया कि जो डेवलपमेंट ग्रांट जो वो वहाँ से रिलीज़ करते हैं उसमें से उन्हीं लोन का हफ्ता और लोन सब काट लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साबरकांठा की जो नगर पालिकाएँ हैं उनके अनगढ़ वहीवट भ्रष्टाचार के कारण जो लोगों के टैक्स के जो पैसे थे वो पैसे का सदुपयोग नहीं करने के कारण वो अपनी गरीबी बता रहे थे और लोन लेकर वो पैसा 1 साल तक नहीं भरे। तो आज विकास की जो ग्रांट आई है वो राज्य सरकार ने वो ग्रांट काट ली है। तो मैं ऐसी मांग करता हूँ कि ऐसी नगर पालिकाओं का वहीवट सुधारना चाहिए। नगर पालिकाएँ हिम्मतनगर के काकनोल गांव में गंभीर हादसा हो गया। घर के सामने खड़ा एक ट्रैक्टर रिवर्स करते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इसके बाद बहुत ही दर्दनाक घटना ने अंजाम लिया। ट्रैक्टर ने पीछे खड़े किसान जयेश भाई डाया भाई पटेल को कुचल दिया। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग दौड़कर आए। किसान को गंभीर चोटों के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। पैरों और सीने में गंभीर चोटों की जानकारी जो है वो सामने आई है। अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। मुंबई के माहिम के शाहीवाड़ी स्लम इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस इलाके में रेलवे ट्रैक के पास स्थित झुग्गी झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर तकरीबन आधा दर्जन के करीब दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग का काम जो है वो जारी है ताकि आग दोबारा न भड़के। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मिलकर आग के सही कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कई झुग्गियों को नुकसान पहुंचा है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। बिहार में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई करीब 30 फीट है। इस बात की जानकारी बिहार राज्य मंदिर न्यास समिति के सदस्य सायन कुणाल ने दी। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और ऐसे में मंदिरों पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। इस बात की भी जानकारी वो देते हुए नजर आए। उनका बयान सुनाते आपको, सुनिए। नमस्कार सभी बिहार वासियों को मेरी तरफ से। जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का शिवलिंग, यानी जो रॉक से काट कर शिवलिंग बनाया जाता है, वो बिहार की ओर प्रस्थान कर चुका है। इसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट है और इसका वजन 210 टन है। इसे आने में लगभग 1 महीने लग जाएंगे। इसकी स्थापना विराट रामायण मंदिर में की जाएगी और इसका जो मार्ग है वो महाबलीपुरम होते हुए, कुरनूल होते हुए, हैदराबाद, निजामाबाद, उसके बाद नागपुर, जबलपुर, मैहर, सतना, रीवा, मशरक, उसके बाद मोहम्मदपुर होते हुए केसरिया, चकिया तक लाया जाएगा। जब इसका आगमन बिहार में होगा तो सभी श्रद्धालु वहां जाएंगे इसके स्वागत में और जगह जगह पर कार्यक्रम होते हुए इसे केसरिया की ओर लाया जाएगा। दादरा नगर हवेली में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजों के बाद हर पंचायत में सरपंच और पंचायत सदस्यों को अधिकारियों की मौजूदगी में शपथ दिला दी गई है और उन्हें फॉर्मल चार्ज दे दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत सदस्यों को भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शपथ दिलाई गई। सभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति फिलहाल बाकी है, जिस पर देखने वाली बात यही है कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट के लिए किसके नाम का ऐलान होता है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।